दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश के स्थापना के साथ शुरू होता है और इसका अंत 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय होती है उसके साथ हो जाता है। यानी ये जो पूरा दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से लेकर के 1526 तक रहता है। इसमें कुल 5 राजवंश हुए और मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से 4 राजवंश की चर्चा आपसे किया है। अगर इन वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है इस पर। दोस्तों, आज मैं लोदी वंश पर चर्चा करने जा रहा हूँ। लोदी वंश के सभी राजाओं पर मैं एक विशेष प्रकाश डालने जा रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको एक बेहतरीन नॉलेज आपको प्राप्त होने वाला है और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर लोदी वंश से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं लोदी वंश का। लोदी राजवंश जो है वो 1451 से लेकर के 1526 तक दिल्ली पर शासन किया। इसके अंतर्गत 3 शासक हैं, जिसके संस्थापक बहलोल लोदी जो 1451 से लेकर के 1489 तक शासन किए, 38 साल तक इन्होंने शासन किया। सिकंदर लोदी 1489 से लेकर के 1517 तक इन्होंने 28 साल शासन किया। इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर के 1526 तक, सबसे अंतिम शासक, इन्होंने सिर्फ 9 साल शासन किए। दोस्तों, लोदी अफ़गान थे, ये पठानों के अंतर्गत आते थे। दिल्ली के मुसलमानों के शासन काल में लोदियों ने बहुत उन्नति की थी। ये बहुत वीर और साहसी थे। मैं आगे आपको बताऊंगा, उसमें कोई भी कमज़ोर नहीं था। सब अपने आप में वीर थे, साहसी थे और सभी ने बहुत बहादुरी पूर्वक अपना शासन किया। इसके संस्थापक बहलोल लोदी पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी सरहिंद के शासक मलिक बहलोल सुल्तान शाह का भतीजा था। उसके पिता का नाम मलिक काला था। दोस्तों, कहा इसके बारे में कहानी है, इसका जन्म के बारे में कहानी है कि इसका जब जन्म किस तरह से हुआ तो इसकी माँ छत पर से गिर गई और वो मर गई थी। और इसके जो पिता थे मलिक काला, उसने इसकी माँ के पेट को काट करके इसके बाहर निकाला और ये जीवित था। लेकिन आगे चल करके मलिक काला की भी मृत्यु हो जाती है और इसका पूरा लालन पालन कौन करता है? तो इसके चाचा मलिक बहलोल सुल्तान। दोस्तों, जब सुल्तान मरता है तो उसके बाद यह सरहिंद का गवर्नर बनता है और अपनी वीरता सैयद वंश पर ऐसा छोड़ता है कि वह वहाँ का गवर्नर बन जाता है। और इसकी वीरता को देख करके सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह ने उसे खान खाना की भी उपाधि दी। इसमें एक वाक़या होता है कि सैयद वंश के शासक थे अलाउद्दीन आलम और उसके मंत्री थे हामिद खां। इसकी चर्चा सैयद वंश के वीडियो में मैंने अब बहुत डिटेल में की है। तो इनके बीच झगड़ा हो गया और अलाउद्दीन आलम दिल्ली छोड़कर बदाऊं चला गया। अब हामिद खां को लगा कि हो सकता है बदाऊं से जो है वो अलाउद्दीन आलम हमला करे, इसलिए अपनी सुरक्षा हेतु उसने क्या किया कि बहलोल लोदी को बुलाया। बहलोल लोदी तो पहले से ही तैयार था, वह तुरंत दिल्ली पहुंचा और उसने क्या किया तो हामिद खां की हत्या कर दी और वहाँ का राजा बन बैठा। बहलोल लोदी के कार्य पर अगर चर्चा करें तो ये जैसे ही सिंहासन पर आसीन हुआ, अपनी वीरता और साहस से राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। क्या था कि उसके समय में बहुत अराजकता की स्थिति थी। सारा देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इसके पीछे वो सैयदों की भूमिका थी। जब आखिरी स्थिति होता है तो सैयद बहुत विलासी हो जाते हैं और राज्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। राज्य से अंकुश उनका कम जाता है राज्य के ऊपर से, जिसके कारण सारा देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था इसके समय, जिसमें था जौनपुर, मालवा, गुजरात और बंगाल। इन सबको इसने एक करने का प्रयास किया। अब जब एक एक करके हम बहलोल लोदी के कार्य पर बात करते हैं तो सबसे पहले हामिद खां को दंड के ऊपर आते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या था कि बहलोल लोदी ने हामिद खां को ही अपना प्रधानमंत्री बनाया था। थोड़े समय तक दोनों में बहुत प्रगाढ़ दोस्ती रहती है, लेकिन उसके बाद ये दुश्मनी में बदल जाती है क्योंकि झगड़ा हो जाता है और इससे हामिद खां को क्या करता है बहलोल लोदी कैद कर लेता है और उसके बाद निष्कंटक होकर के राज्य करता है।
दूसरा है पंजाब के विद्रोह का दमन। दोस्तों, बहलोल लोदी पंजाब में जब विद्रोह हुआ ना तो उसको दबाने के लिए वहाँ गया। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जैसे ही पंजाब जाता है, दिल्ली में जो अमीर बैठे थे, अमीरों ने क्या किया, कुछ अमीरों ने उसकी गैर हाजिरी में जौनपुर के शासक महमूद सर्की को दिल्ली के सिंहासन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। और महमूद सर्की ने क्या किया कि दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इससे पंजाब के विद्रोह के दमन करने जो गया हुआ था बहलोल लोदी, वो वापस आया। और क्यों आया? तो दिल्ली की सुरक्षा के लिए। तो बीच में ही छोड़ करके इसको दिल्ली लौटना पड़ा था। तीसरा है जौनपुर पर अधिकार। दोस्तों, महमूद सर्की से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नाराज़ था और उसी को मतलब चूँकि एक विद्रोह था तो विद्रोह का दमन करने में उसे काफ़ी समय भी लगा, क्योंकि महमूद सर्की अपने आप में भी एक मतलब वीर था। दोस्तों, महमूद सर्की के उत्तराधिकारी हुसैन ने भी बहलोल से लोहा लिया, लेकिन अंत में वह जौनपुर से भागने के लिए बाध्य हुआ और बहलोल ने अपने पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का राजा घोषित किया। कुछ अन्य विद्रोहों का भी दमन इसने किया। इसके अंतर्गत आपको कालगी है, ठीक है, धौलपुर है और कुछ अन्य स्थानों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया बहलोल लोदी ने। दोस्तों, इसकी मृत्यु जो है जुलाई 1489 ईस्वी में 38 वर्ष के शासन करने के पश्चात ज्वर से पीड़ित होकर के दोस्तों, अगर आज के समय में ये ज्वर से मरता तो लोग कहते कि इसको कोरोना हो गया है। तो दोस्तों, इसे ज्वर से पीड़ित होकर के ये परलोक सिधार गया था। बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर गद्दी पर बैठा। ये 1489 से लेकर के 1517 तक इसने शासन किया। देखिए दोस्तों, सिकंदर लोदी जो था वो कट्टर मुसलमान था, सुधारिन था, लेकिन वो कट्टर मुस्लिम था। वीर और साहसी तो वो गजब का था। दोस्तों, पिता के शासन में ही काफ़ी अनुभव प्राप्त किया था, क्योंकि पिता की अनुपस्थिति में उसने केंद्रीय शासन के संचालन का अनुभव भी प्राप्त किया था। और वह जो था वो राजत्व का समर्थक था, राजत्व के सिद्धांत का समर्थक था। वह स्वेच्छाचारी शासक बनना चाहता था तथा न्याय का पक्षपाती था। अन्याय ये बर्दाश्त नहीं करता था। सिंहासन रूढ़ होने के समय दिल्ली के सल्तनत की दशा बिगड़ती चली जा रही थी। सिकंदर लोदी ने उस दशा को सुधारने का भरपूर प्रयास किया। सिकंदर लोदी बहुत वीर और साहसी था, अभी मैंने आपको बताया। इसने 2 युद्ध से और षड्यंत्र पर, दोनों पर इसने विजय प्राप्त की। दोस्तों, इसमें पहला जो है ना वो है आलम खां का दमन। आलम खां इसका चाचा था। क्या होता है कि जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसके दरबारी 2 भाग में बंट जाते हैं। एक इसके तरफ आते हैं और दूसरा जो है ना इसके भाई के तरफ रहते हैं, और उसका नेतृत्व आलम खां करता है। जब इसे क्या था, गद्दी पर बैठने, ये राजा तो बन गया था, लेकिन इसे अपने संबंधियों के विद्रोहों का दमन करना पहली प्राथमिकता नज़र आ रही थी। जब इसने आलम खां का दमन करने का मन बनाया तो ये भाग करके पटियाला के शासक के यहाँ जा कर के मिल गया। दोस्तों, यहाँ पर सिकंदर ने बहुत योग्यता का परिचय दिया। उसने अपने विरोधियों के साथ अपने सगे संबंधियों को मिलने से रोकने का भरपूर प्रयास किया और अपनी चतुराई से इसने आलम खां को अपने पक्ष में मिला लिया। दूसरा है बारबक शाह से युद्ध। देखिए दोस्तों, बारबक शाह से शुरू में सिकंदर शाह का बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन बाद में बारबक शाह के साथ इसके बहुत से समस्याएं हुई। उसमें क्या था कि देखिए क्या हुआ कि अमीरों का जब दमन किया ना तो सिकंदर लोदी का ध्यान बारबक शाह की ओर गया। ठीक है, सिकंदर लोदी ने बारबक शाह को एक फरमान भेजा और कहा कि तुम मुझे सुल्तान स्वीकार कर लो, लेकिन बारबक शाह जो था इसके लिए तैयार नहीं था। वह जो था वो हुसैन शाह के बहकावे में था और
उसने इस बात की पुष्टि नहीं की। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में सिकंदर लोदी की जीत हुई। तीसरा है कालपी विजय। तीसरा जो है वो कालपी विजय है। इसके अंतर्गत जो है कि सिकंदर लोदी ने कालपी के शासक पर आक्रमण करके कालपी को अपने अधिकार में ले लिया और मोहम्मद खां को कालकी का सूबेदार नियुक्त किया। कालपी के बाद ग्वालियर की ओर देखा इसने और ग्वालियर पर भी इसने विजय प्राप्त की। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद बयाना विद्रोह का इसने दमन किया, क्योंकि बयाना में एक ज़बरदस्त विद्रोह हो गया था। ग्वालियर पर विजय प्राप्त करने के उपरांत सिकंदर ने बयाना के विद्रोह को बहुत चतुराई से, बहुत वीरता से और साथ ही साथ बहुत निर्दयता से इसका दमन किया। विद्रोह का दमन करके जब ये दिल्ली लौटा तो इसे पता चला कि जौनपुर में विद्रोह हो गया। दोस्तों वहाँ जा कर के इसने क्या किया कि अमीरों का दमन किया जौनपुर में और अपने भाई बारवक शाह को पुनः जौनपुर का राजा बना दिया। लेकिन जैसे ही सिकंदर लोदी जौनपुर से वापस आया उसे पता चला कि फिर वहाँ विद्रोह हो गया। तो विद्रोहियों ने हुसैन शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा है, ये इसको पता चला। हुसैन शाह बहुत बड़ी सेना लेकर के सिकंदर लोदी का मुकाबला करने के लिए आया। देखिए बनारस के समीप दोनों सेनाओं के बीच बड़ा भयंकर विद्रोह हुआ और अंत में सिकंदर लोदी की ही विजय हुई। तो जौनपुर के विद्रोह का भी इसने बहुत चतुराई से, बहुत बहादुरी से विद्रोह का दमन किया। उसके बाद आता है बिहार पर विजय। दोस्तों सिकंदर लोदी जो था ना वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने बिहार को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उसकी इस विजय के से क्या हुआ कि अलाउद्दीन हुसैन शाह बहुत जल गया, लेकिन शीघ्र ही अपनी कूटनीति के फलस्वरूप सिकंदर ने हुसैन शाह से मित्रता कर ली। तेज तो और चतुर तो ये था ही, है ना। और ऐसा दोनों के बीच समझौता हुआ कि दोनों एक दूसरे के राज्य पर हमला नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसने बिहार पर भी विजय प्राप्त की। अन्य विजयों में अगर देखें तो इसमें आपको नारवार है, ननार है, ठीक है, और बहुत सारे विजय हैं जिसमें जो सिकंदर लोदी ने बहुत बहादुरी, चतुराई, वीरता, कूटनीतिक से प्राप्त की। सिकंदर लोदी के अन्य कार्य के ऊपर बात करें तो इसमें है अमीरों तथा सरदारों की शक्ति का अंत। दोस्तों इसने अपने विरोधियों, अमीरों और सरदारों का अंत किया, इनके शक्ति का अंत किया। दोस्तों ये जानते थे कि जो भी अमीर और सरदार इनके सिकंदर लोदी के पक्ष में भी हैं वो भी आगे जा कर के उसे धोखा देंगे, इसलिए इनकी शक्ति को छिन्न भिन्न करना बहुत ज़रूरी था। ऐसा सिकंदर लोदी को भान था और उसने ऐसा ही किया। उसने आगरा नगर की स्थापना की। 1504 ईस्वी में आगरा नगर को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इस तरह से उसके अन्य कार्य थे। इसमें क्या किया? अमीर तथा सरदारों की शक्ति का अंत और आगरा नगर की स्थापना। सिकंदर लोदी के शासन प्रबंधन पर अगर चर्चा करें तो देखिए ये सबसे प्रतिभाशाली, योग्य, वीर और साहसी और सफल शासक था। इसने अमीरों की शक्ति का कठोरतापूर्वक दमन किया। अभी हमने उनके विजय के ऊपर बात की तो देखा। साथ ही ये क्या किया कि हिसाब किताब जो होता है उसके लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की। अमीरों को भी यह आदेश दिया गया था कि वह सुल्तान का उचित सम्मान करे और यदि कोई अमीर उसे आदर की दृष्टि से नहीं देखता था तो उसे दंड दिया जाता था। षड्यंत्रकारियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। कट्टर तो ये था ही। सुल्तान अमीरों के लिए अपना फरमान जारी करता था और उन्हें कहता था कि जो फरमान हम भेज रहे हैं वो तुम अपने यहाँ से 6 मील दूर तक बढ़ाते चलो। और इस तरह से ये अपना लोहा सबसे मनवाते रहता था। सुल्तान ने निरंकुश शासन के लिए द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया था, द्वैत शासन प्रणाली। उसके बाद उसने अमीरों और जमींदारों पर नियंत्रण के लिए छावनियों की स्थापना की।
कृषि की उन्नति की और भी सुल्तान ने बहुत से कार्य किए। कृषि का इसके शासनकाल में बहुत विकास हुआ। राजस्व विभाग को भी इसने बहुत सुदृढ़ किया। न्याय व्यवस्था की ओर सुल्तान ने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि ये शुरू से ही न्याय के प्रति बहुत सख्त था। सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति पर चर्चा करें तो दोस्तों, ये कट्टर मुस्लिम था, कठोर मुस्लिम था। हिंदुओं के प्रति इसको लेस मात्र भी प्रेम नहीं था। ये हिंदुओं को उन्हें देखना तक नहीं चाहता था। इसने अनेक मंदिरों को ध्वस्त किया और हिंदुओं के प्रति उसी नीति को अपनाया जो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद तुगलक ने अपनाया था। इस तरह इसकी जो धार्मिक नीति थी वो हिंदू विरोधी थी। लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी की अब चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसका कालक्रम 1517 से लेकर के 1526 तक था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात यह गद्दी पर बैठता है। तो क्या था कि जैसे ही सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है, उसके बाद देश में अराजकता फैल गई। चारों तरफ जो छोटे छोटे जमींदार थे उन्होंने अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर लिया। अमीर जो थे, वो सरदार जो थे, वो फिर अपना अस्तित्व पाने के लिए अपनी शक्तियों को एकत्र करने लगे। इस तरह से पूरे देश में अराजकता का माहौल फैल गया। सुल्तान के पास एक विशाल साम्राज्य था, परंतु राज्य पर अधिकार नहीं रहा था। ये कारण, ये आपको मैंने ऊपर के जो ये 2 पॉइंट देख रहे हैं, इसी से ये क्लियर होता है। इब्राहिम लोदी की समस्याएं और उनको सुलझाने के प्रयास पर बात करें तो सबसे पहले आता है आंतरिक विद्रोह। देखिए, इब्राहिम लोदी जैसे ही गद्दी पर बैठता है, दिल्ली के अमीर और सरदार 2 दल में बढ़ जाते हैं। कुछ सरदार लोदी वंश के साम्राज्य को 2 भागों में बांटना चाहते हैं और एक का अधिकारी जलाल, जो उसका भाई है इब्राहिम लोदी का, उसके भाई को उसका अधिकारी बनाना चाहते हैं। इब्राहिम लोदी ने जलाल के सहयोगियों को कठोर दंड दिया, जिससे सरदार विद्रोह करने के लिए तत्पर हो गए। आजम हुमायूं के जो दूसरे पुत्र जो थे असलम खां, उसने विद्रोहियों की बहुत अधिक सहायता की और आगरा पर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी ने इस आंतरिक विरोध का दमन कर दिया। आंतरिक विद्रोह को दबाने के बाद इब्राहिम लोदी का साहस और बढ़ गया। उसने एक स्वेच्छाचारी शासक के रूप में शासन करना आरंभ कर दिया और उसने देखा कि अमीरों और सरदारों की शक्ति को छिन्न भिन्न करना बहुत ज़रूरी है और उसने इसके लिए फरमान जारी किया और उसमें कहा गया अमीरों और सरदारों को कि वो उनकी शक्ति को माने, मतलब वो उनको सुल्तान माने और उनके अनुसार कार्य करें। इस तरह से अमीरों और सरदारों की शक्ति को भी इसने छिन्न भिन्न करने की हर संभव प्रयास किया। मणिपुर की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी इब्राहिम लोदी के लिए, क्योंकि क्या हुआ था कि अमीरों के द्वारा इब्राहिम को यह सलाह दी गई थी कि जौनपुर में वहाँ के शासक के रूप में जलाल को नियुक्त किया जाए और ये इब्राहिम मजबूर होकर के वो स्वीकार भी कर लेता है। लेकिन खाने जहाँ लोदी ने इसका विरोध किया और बाद में इब्राहिम ने इसका समर्थन किया और इससे क्या होता है कि जब समर्थन किया तो इब्राहिम ने जलाल को ये संदेश भेजा कि तुम दिल्ली आओ। उसने मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं, मैं दिल्ली नहीं आऊँगा। तो ऐसा होने पर क्या होता है, इब्राहिम लोदी ने अमीरों को ये आज्ञा दिया कि अगर वो जलाल की बात मानेंगे तो उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। इधर जलाल खां क्या कर रहा था कि कुछ जमींदारों से समझौता करके अपनी स्थिति को ठीक कर रहा था। उसकी सहायता आजम हुमायूं ने भी की। इब्राहिम ने जलाल पर आक्रमण किया और कालपी पर अधिकार कर लिया। जलाल का आगरा की ओर, जलाल जो था ना वो आगरा की ओर भागा और वहाँ से ग्वालियर के राजा के पास गया। अंत में वह गोंडवाना पहुँचा, जहाँ के
जमींदार ने उसको क्या कर दिया मालूम, उसकी हत्या कर दी। अब है ग्वालियर पर विजय। ग्वालियर विजय की बात करें तो देखिए 1517 ईस्वी में इब्राहिम ने एक सेना ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए भेजी। जलाल के विद्रोह के से भी कुछ थोड़ा दिक्कत हुआ और कठिनाई हुई इब्राहिम को, लेकिन अंत में ग्वालियर का जो राजा विक्रमादित्य था, जो इब्राहिम को ग्वालियर देने के लिए तैयार हो गया और उसने अधीनता स्वीकार कर ली और उसे टैक्स देना स्वीकार कर लिया। अब आता है राणा सांगा से युद्ध। इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा पर आक्रमण करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना तैयार की थी। अफगानों ने राजपूतों पर भयंकर आक्रमण किया और अनेक राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि पहली बार युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, लेकिन दूसरे युद्ध में राणा सांगा की पराजय होती है। और इस तरह से राणा सांगा से जो युद्ध होता है उसमें और बहुत सी बातें हैं। कहीं कहीं पर आता है कि दूसरे युद्ध में राणा सांगा की सेना पराजित हुई और राणा सांगा बयाना की ओर खदेड़ दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी स्वयं राणा सांगा का सामना करने के लिए पहुंचा, लेकिन दोनों ही सेना को पीछे हटना पड़ा था। ये था राणा सांगा से युद्ध की कहानी। बात करेंगे इब्राहिम और बाबर के संघर्ष के बारे में। दोस्तों इसने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी, क्योंकि इसके बाद दिल्ली सल्तनत का समाप्ति होता है और मुग़ल वंश के स्थापना होती है। क्योंकि बाबर की जो दृष्टि थी वो बहुत दिन से लगी हुई थी भारत पर। तो अफ़गान अमीर दौलत खां के निमंत्रण पर उसको ये अवसर मिल गया कि वह भारत की ओर प्रस्थान कर सके। 1524 ईस्वी में उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और लाहौर तथा बिसालपुर पर अपना शासन स्थापित कर लिया, परंतु कुछ समय के लिए अस्त्र की रक्षा हेतु वह पुनः काबुल लौट गया। अब बात करते इब्राहिम और बाबर के संघर्ष के बारे में। तो दोस्तों इसने देश की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी थी। दोस्तों बाबर का भारत पर बहुत पहले से नज़र गड़ा हुआ था और दौलत खां के निमंत्रण पर उसे अवसर भी मिल गया कि यही मौका है, और 1524 ईस्वी में उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। उसने लाहौर और बहुत से राज्यों को जीत करके वहाँ शासन स्थापित किया, लेकिन कुछ दिनों के लिए उसे अपने शस्त्रों की रक्षा के लिए वापस लाहौर काबुल लौटना पड़ा। 1525 ईस्वी में बाबर ने फिर पंजाब में प्रवेश किया और वहाँ अपनी स्थिति से दृढ़ करने के उपरांत उसने क्या किया कि दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच भयंकर संघर्ष हुआ और इसमें क्या हुआ दोस्तों, इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है, और इसी के साथ लोदी वंश का समाप्ति भी होती है। और अप्रैल 20, 1526 को इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर ही वीर गति को प्राप्त होता है और इस प्रकार दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की नींव